हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट कहानियों के संकलन से आज सुनिए बंगला की सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय कथाकार आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई कहानी ठहरी हुई तस्वीर। आशापूर्णा देवी जी जितनी बंगला भाषी पाठकों में लोकप्रिय हैं, उससे कहीं ज़्यादा वो हिंदी पाठकों में भी लोकप्रिय हैं। तो सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी ठहरी हुई तस्वीर। 13 नवंबर 1978 को दमदम हवाई अड्डे से उड़ान भरते जो हवाई जहाज़ श्रीलंका जा रहा था, वो आकाश में उड़ते उड़ते अचानक पंखों में खराबी की वजह से जलते जलते हिंद महासागर में जा गिरा था। उसमें सवार जितने भी नामी गिरामी व्यक्ति थे, सबको एक साथ जल समाधि लेनी पड़ी थी। उन्हीं में से एक थे DK सेन, यानी दिव्य कुमार सेन, एक युवा इंजीनियर। एक बहुत बड़े सार्वजनिक उपक्रम में कुछ समय पहले ही दिव्य कुमार सेन नियुक्त हुए थे। प्रतिष्ठान के नियमानुसार वो विदेश से उच्च डिग्री प्राप्त करके आए थे और कंपनी के काम से ही वो उस मनहूस 13 तारीख को श्रीलंका जा रहे थे। उनकी ये यात्रा दूसरों के साथ ही महायात्रा में बदल गई। हालांकि आजकल ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, लेकिन इसी कारण इनकी भयावहता तो कम नहीं हो जाती। एक विमान के ध्वस्त हो जाने का मतलब है कितने ही परिवारों का नष्ट हो जाना, कितने ही घरों, घरानों और सपनों की तबाही। किस व्यक्ति का जीवन मूल्यवान नहीं है? अखबारों की दुनिया सिर्फ दुर्घटना में मृतकों की संख्या ही याद रखती है, लेकिन इन मृतकों के पीछे कितने ही मरने वाले और होते हैं, इसका हिसाब कौन रखता है? इसी 13 नवंबर की घटना की खबर पढ़ते ही शाश्वती सेन नामक एक स्त्री इस तरह एक खामोश बुत में तब्दील हो गई कि उसे किसी भी तरह अब जीवन धारा में वापस नहीं लौटा पा रहे थे। मालव्य सेन भी जैसे निरुपाय हैं। उन्हें अपने पैरों में चक्का बांधकर दौड़ धूप करनी पड़ रही है। मृत युवा इंजीनियर DK सेन उन्हीं के पुत्र हैं। इसको प्रमाणित करना होगा किसी भी तरह। प्रमाणित तो करने की ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन उसकी शिनाख्त करने का क्या उपाय है? सब कुछ तो समुद्र के गहरे तल में समा गया। इसलिए उस पुरानी संदूक से, जिसमें जीवन भर कुछ ना कुछ जमा होता रहा है, दिव्य कुमार के पुराने प्रमाण पत्र निकाले जा रहे हैं। जन्मदिन वाली पहली तस्वीर के साथ ही अब तक की अधूरी ज़िंदगी की अलग अलग उम्र की तस्वीरें, उनके सभी तरह के प्रमाण पत्रों और सनदों को निकालना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने लिखने में ही नहीं, खेल कूद में भी उनका विशिष्ट स्थान था। उनकी विदेश यात्रा, नौकरी प्राप्ति आदि के जो भी प्रमाण पत्र हो सकते हैं, उन्हें जमा करने पर ही वो उपक्रम DK सेन के परिवार को 1 लाख रुपए देगा क्षतिपूर्ति के रूप में। फिर कार्यकाल में मृत्यु होने की वजह से भी कंपनी कोई अनुग्रह राशि दे दे। अविवाहित तरुण दिव्य कुमार सेन के परिवार में सिर्फ श्रीमती शाश्वती सेन और श्री मालव्य सेन ही हैं, उनके माता और पिता। सारे प्रमाण पत्र जुटाने में और कंपनी की बहानेबाजी में काफ़ी दिन निकल गए हैं। जान पड़ता है इस बार मालव्य सेन की दौड़ धूप खत्म हुई, लेकिन रास्ता जहाँ खत्म होता है वहीं एक बड़ा पत्थर रास्ता रोके खड़ा रहता है। इस अकाल मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए जो कुछ मिलेगा, उसकी प्राप्ति पर दंपति के हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन शाश्वती से हस्ताक्षर कराएगा कौन? वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़का मर चुका है, लेकिन उनका कहना है मेरा बेटा समंदर तैर कर बच जाएगा। वो धरती के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं जरूर है। वो एक दिन लौट आएगा। शाश्वती जैसे एक अलग चेतना के साथ सबसे दूर खड़ी हो गई है। कुछ भी उसके मन मानस पर प्रवेश नहीं करता। वो अगर खुद कुछ कहती भी है तो जैसे अवचेतन मन से, लेकिन मालव्य सेन को तो सारी सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। निरुपम इस दायित्व को उठाने के लिए तैयार हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। वो इसी घर में आ गया, प्रायः आता भी रहा है। उसका घर पास ही है, लेकिन बहन की था अब भी उसे नहीं मिलती। भैया खबरदार, भाग मत जाना, तुम्हारे लिए कचौड़ी बना रही हूँ, कहकर भी वो अब उसके सामने नहीं आती। वो अब ये भी नहीं देखती कि किसी ने भैया को एक कप चाय बनाकर भी दी है या नहीं। निरुपम अपने जीजा से बात कर बाहर से लौट जाता है। आज भीतर जाते ही उसने अपनी बात कही। शाश्वती रुंधे गले से बोली, क्या बताऊं भैया, बस एक ही उद्देश्य है। कौन सा लक्ष्य? लक्ष्य नहीं, लाख, 1 लाख रुपए कंपनी देगी, मेरे बेटे की कंपनी। कोई सवाल नहीं, हैरानी नहीं, जैसे ये सारे शब्द शाश्वती नामक स्त्री के दिमाग से नहीं निकल रहे, बल्कि उसकी जबान से टप टप टपक रहे हैं।
भाव शून्य और फीका उदास चेहरा। 1 लाख रुपए से लड़के की कमी पूरी हो जाएगी भैया। अचानक एक अप्रत्याशित ढंग से उस भाव शून्य चेहरे पर चिंगारियां सी फूट पड़ती हैं। ओह, इसीलिए तो इतने दिनों से प्रमाण पत्र जुटाने की दौड़ धूप में लगे हैं। पथरीली प्रतिमा के मुंह से पहली बार इतनी बातें सुनने को मिली। इतने दिनों तक जो आंखें मरी मछली की आंखों की तरह बुझी बुझी थीं, उनमें अचानक ही जैसे आग चमक उठी थी। इस जोरदार दलील को सुनकर मालव्य सेन ने सिर झुका लिया, लेकिन निरुपम को लगा कि ये ठीक ही हुआ। पत्थर में प्राणों का संचार हुआ है। वो ये भी समझ गया कि इस प्रमाण संग्रह के कार्य में भले ही उसने मालव्य की कोई मदद ना की हो, लेकिन शाश्वती की अनुभूतियों के घेरे में वो है, जबकि शाश्वती झुकने को एकदम तैयार नहीं। दस्तखत? उस कागज पर दस्तखत करूं मैं? भैया, तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो और क्या नहीं। ओह, जिसने इतनी मेहनत करके यही साबित किया कि मेरा बेटा नहीं है। शाश्वती का चेहरा और कठोर हो गया। वही जाकर भिखारी की तरह मांग ले खामियाजे की रकम। इस तरह की बातें क्यों कह रही है शाश्वती? निरुपम का स्वर बुझा हुआ था। दिव्य के चले जाने का दुख क्या सिर्फ तुम्हें ही है, उन्हें नहीं? शाश्वती उदास स्वर में बोली, क्या पता? पता कैसे नहीं, लेकिन मर्द को कलेजे पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। अच्छा, कर्तव्य? हाँ, होगा। मालव्य ने तब इशारे से कहा, कोई लाभ नहीं, बेकार ही कोशिश कर रहे हो। निरुपम भी बोला, तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना शाश्वती, सिर्फ एक जगह दस्तखत भर चाहिए। अकेले इनकी सही से जब काम नहीं हो रहा तो तू कर क्यों नहीं देती? कभी नहीं। शाश्वती की आंखें फिर जल उठीं। किस हैसियत से दस्तखत करना होगा? स्वर्गीय दिव्य कुमार सेन की माँ बताकर? क्यों? छी छी भैया, रुपया क्या इतनी बड़ी चीज़ है? निरुपम ने गंभीरता से कहा, भाई, रुपया तो हमेशा ही बड़ी चीज़ रहा है। हाँ, उसे गलत रास्ते से नहीं आना चाहिए, बस। नहीं लूँगी कह देने या इनकार कर देने से वो कंपनी क्या तेरी भावना की कदर करेगी? बल्कि उन्हें तो बड़ी सहूलियत हो जाएगी। ये रुपए तू अपने लिए ही खर्च करना, ये तो मैं नहीं कह रहा। बेटे के नाम से चाहे तो किसी मिशन या अस्पताल को दान भी दे सकती हो। दान में? हाँ, रुपए कुछ कम तो नहीं है। किसी अस्पताल के लिए बेड दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के किसी तेज विद्यार्थी के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो सकती है, जो कि दिव्य के नाम से बराबर जुड़ा रहेगा। शाश्वती शांत स्वर में बोली, ठीक है, लाओ, कहाँ लिखना है बता दो। तुम लोगों के बार बार कहने पर अब मैं ये सोचने की आदत डालूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं रहा, वो मर चुका है। और वो शांत नहीं रह पाती, आंसुओं की धारा में बह जाती है, जैसे पत्थर को छेद कर रुलाई फूट पड़ रही हो। निरुपम को फिर यह सोचकर अच्छा लगा कि ये जीते जागते आदमी की निशानी है। दस्तखत का काम खत्म होते ही मालव्य ने आभार व्यक्त करते हुए निरुपम का हाथ थाम लिया। उम्र में वो उनसे छोटा है, फिर भी जैसे उनके साथ बराबर की आत्मीयता हो। अपनी भावुक बहन के इस असहाय पति के प्रति निरुपम की बराबर ही सहानुभूति रही है। अभी हाल में एक मार्मिक घटना घट गई है, इसलिए शाश्वती को अबूझ मान लिया जाए ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही इस तरह की है। मालव्य के पास कभी भी बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं रही। बड़ी तकलीफ़ें उठाकर ही उन्होंने अपने बेटे को ऊंची शिक्षा दिलाई थी, लेकिन शाश्वती उसे मानने को तैयार नहीं थी। लड़के की पोशाक और खान पान सब कुछ के प्रति वो बराबर एक तरह का असंतोष व्यक्त करती रही है। दिव्य कुमार को अच्छी नौकरी मिल जाने के बाद पैसे का अभाव कम हुआ था, लेकिन वो भी कितने दिनों के लिए। विधाता के एक छोटे से खेल ने ही सब तमाम कर दिया। शाश्वती ने सोचा था सिर्फ उसके दस्तखत की देर है, वरना पैसा तो मालव्य के हाथ में ही है। उसे पता नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद भी एड़ी चोटी का पसीना एक करना भी बाकी है। इसी बीच वो किसी योजना की रूपरेखा बनाकर बैठी हुई थी। रुपए मिलने में हो रही देर के कारण वो निर्मम हो उठी थी। एक दिन आज आकर वो बोली, क्या हुआ, तुम लोगों के वे 1 लाख रुपए क्या सिर्फ कागज़ कलम तक ही रह गए? मालव्य को बड़ी हैरानी हुई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कोई सवाल वो पूछेगी। वो छूटते ही बोले, अगले ही सप्ताह मिल जाएगा। शाश्वती की दिमागी हालत सामान्य होती जा रही है, ये देखकर वो बोले, क्या सोचा तुमने, अस्पताल के लिए बेड या फिर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप देने के बारे में? इसके लिए भी तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। नहीं, ये सब कुछ नहीं, शाश्वती ने दृढ़ता के साथ कहा। मैं अपने बेटे के नाम पर एक स्मृति मंदिर बनवा दूंगी। मालव्य चौंक पड़े। स्मृति मंदिर?
चौंक क्यों पड़े? तुमने कभी स्मृति मंदिर शब्द सुना नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर यह कैसे होगा? इसी बीच शाश्वती के चेहरे पर से भाव शून्यता का अंश काफ़ी कम हो गया है। अभी अभी जो आवेग और उत्साह उसके अंदर उमड़ा है, उससे उसके पीले चेहरे का फीकापन भी कम हो गया। वो बोली, देख लेना किस तरह होगा। इसके बाद ही वो बच्चों की तरह तेजी से अंदर भागी गई और कागज़ों का एक बंडल उठाकर लौट आई, अपनी योजना का ढांचा साथ लिए। ये देखो किस तरह बनाया है मैंने। जानते हो, स्कूल में मैं ड्राइंग में हमेशा फर्स्ट आती थी। मालव्य ने मन ही मन सोचा, शाश्वती अचानक इतनी जल्दी जल्दी बातें कर रही है, आखिर बात क्या है? कहीं नर्वस तो नहीं हो गई? शाश्वती अपने हाथ का नक्शा फैलाए बैठी थी। देखो, इस चित्र की तरह ही एक खूबसूरत सी 2 मंजिली इमारत होगी। 2 तल्ले पर 3 कमरे होंगे, लेकिन एक माप के नहीं। बीच वाला सबसे बड़ा होगा, रास्ते की तरफ कुछ आगे तक निकला हुआ। इस घर का ऊपरी हिस्सा मंदिर के शिखर की तरह गोल और गुंबदनुमा होगा। बाकी दोनों तरफ के दोनों कमरे कुछ छोटे तथा कुछ पीछे की ओर होंगे। इसमें से एक कमरा हमारा सोने का कमरा होगा और दूसरा मंदिर का गीत घर। गीत घर? हाँ, इसमें हैरानी की क्या बात है? स्मृति मंदिर में इसी तरह की जगह होती है, भजन कीर्तन आदि के लिए। मंदिर के बीचों बीच एक दरवाज़ा रहेगा, लेकिन यहाँ भज गोविंद भज गौरांग नहीं होगा। मेरा बेटा यह सब सुनकर कितना हंसा करता था। उसे रविंद्र संगीत, अतुल प्रसादी और रजनीकांत के गीत पसंद थे। घर में सभी दीवारों पर फूलों की मालाएं सजी रहेंगी, बीच में अगरबत्ती जलाई जाएगी। लोग बड़े शांत भाव से यहाँ आकर बैठेंगे। गीतों के सुर हवा में उड़ते उड़ते आकाश तक पहुँच जाएंगे। शाश्वती का स्वर कांपने लगा। दोनों आंखें आंसुओं से तर हो उठीं, तो भी कुछ रुककर वह आगे बोलने लगी। 2 तल्ला को छोटी 4 दीवारी से घेर देंगे, छोटी ही ठीक रहेगी। बाहरी बरामदा सिर्फ काम चलाऊ ढंग का होगा, वही बहुत है। क्यों? बेकार जगह बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है ना? किसी सपने में डूबी उन आँखों की ओर एक बार देखकर मालव्य सेन ने एक गहरी सांस ली। शाश्वती कहाँ बनवाएगी अपने इस स्वप्न मंदिर को? लेकिन तभी उसके चेहरे पर उत्साह की आभा चमकी। थोड़ी बहुत हेर फेर के साथ उसने इसी तरह के 5-7 नक्शे तैयार कर रखे हैं। इधर देखो ना, नीचे के तल पर रसोई घर, भंडार घर और भोजन का कमरा होगा। ठीक रहेगा ना? दरवाज़ा अंदर से बंद होगा, इससे चक्करबाजी भी कम होगी। रहने के लिए तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए ना। और मैं तो अब धीरे धीरे बूढ़ी होंगी। किसने कहा? मालव्य ने मुस्कुराकर पूछा। भला कैसे नहीं होंगी? तुम तो नथन की माँ की तरह बातें बता रहे हो। छोड़ो वो सब, इधर देखो, रसोई घर में सारा इंतज़ाम कर रखा है मैंने। कोई आदमी ना भी रहे तो अपने से ही सारा काम कर लेने में असुविधा नहीं होगी। शाश्वती के चेहरे पर पहले जैसी चमक जैसे लौट आई है, मानो वो अपने बेटे को पसंदीदा कपड़े खरीद कर लाई है, या कोई आकर्षक बेड कवर या खूबसूरत सा तौलिया लाई है, और प्रसन्न होकर कह रही है, लड़के के लिए लाई हूँ, इस बार जब वो छुट्टी में आएगा। वो इसी तरह तो बोलती थी। दिव्य को हॉस्टल में रहना पड़ता था। शाश्वती उसकी छुट्टी के दिन गिनती रहती, बीच बीच में कहती, पहले के लोगों को 8, 10, 12, 20 बच्चे होते थे, वही अच्छा था। एक लड़के की माँ के लिए बड़ी परेशानियाँ हैं। बेटा ना हो, ईद का चांद हो, ये सब कहती, और हर छुट्टी से पहले एक एक दुकान में जाकर देखती कि इस बार लड़के के लिए कौन सी चीज़ खरीदी जाए, क्या उपहार दिया जाए उसे। लड़के कुछ बड़े हुए नहीं कि उनकी पसंद की चीज़ खोजना भी एक समस्या हो जाती है। लड़कियों के मामले में ये सब झमेला नहीं होता। साड़ी हो या गहना या कि प्रसाधन का सामान, उनके लिए तो कोई उम्र नहीं होती। मालव्य कभी कभी हंसकर कहते, दुकान में आकर तुम्हारी जो हालत हो जाती है, उसे देखकर तो यही लगता है कि दिव्य अगर लड़का ना होकर लड़की होता तो तुम्हारे लिए कहीं अधिक प्रसन्नता की बात होती। शाश्वती तब कुछ गुस्से में बोलती, दूर, अब वो सब नहीं भाता। क्यों? अच्छी अच्छी रंग बिरंगी साड़ियाँ खरीद कर अपनी बेटी को नहीं सजाती? बस भी करो। ये कहकर वो बड़ी खुशी से उसके लिए शर्ट पैंट के कपड़े देखने लगती। अभी अभी शाश्वती के चेहरे पर वही पुरानी चमक अचानक फैल गई। इस स्मृति मंदिर के एक कमरे में दीवार से जुड़ा बुक शेल्फ होगा। बचपन से ही उस लड़के को इसका शौक़ था। थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर धीमे स्वर में बोली,
उसे शौक था कि एक कमरा ऐसा होगा जिसमें दरवाज़ा और खिड़की के बाद जो जगह बचेगी वहाँ सिर्फ किताबें होंगी, बीच में एक छोटी सी चौकी बिछी होगी, उस पर एक खूबसूरत सी चादर रहा करेगी, खिड़की के पास एक कुर्सी और मेज होगी। स्कूल के दिनों से ही वो मुझसे इसी तरह से बातें किया करता था। इस पुराने सड़े गले मकान में बैठकर वो तो विलायत और अमेरिका की कितनी बड़ी बड़ी इमारतों में रहकर आया था। मालव्य का स्वर भी गाया था। रहा होगा, लेकिन वो तो पराई धरती थी ना। शाश्वती अचानक प्रबल आवेग में भरकर बोली, यहाँ उसकी अपनी जन्मभूमि पर मैं उसके लिए बनवाऊंगी उसके सपनों जैसा एक भवन, जिसमें उसके सारे अरमान सजे होंगे और मेरे सपने भी। पर ये रुपए कब मिलेंगे? मुझसे देरी और सही नहीं जाती। निरुपम ये सारी बातें सुनकर हंस पड़ा। उसने मालव्य के चेहरे की ओर देखकर कहा, अच्छा है, अगर इसी तरह वो खुश रहना चाहती है तो रहने दो। कोई आशा ना हो और काम ना हो तो ज़िंदगी बड़ी वीरान और डरावनी हो जाती है, खास करके शाश्वती जैसी भावुक औरतों के लिए। अस्पताल में बेड रखवाकर अगर हम अपना हाथ खाली कर लेते तो उस बेड पर सुलाने के लिए जल्दी से जल्दी हमें उसे ही भेजना पड़ता शायद। इसीलिए शाश्वती के जिम्मे सारा काम सौंप दिया गया। आशा के रंगीन डोरे उसे पकड़ा दिए गए ताकि उससे बुनकर तैयार करे वो रंगीन फूलों का बूटा। इन धागों से बुनती रहे अपने सपने। लेकिन सवाल ये था कि वो स्मृति मंदिर किस जगह स्थापित होगा? क्यों इस पुराने और टूटे फूटे मकान को तोड़कर 7 पुरखों के पुराने मकान पर? ज़मीन कुछ कम नहीं है, आसपास नाते रिश्तेदार बस गए हैं, पूरा मकान ढहाना नहीं है, उसका कुछ हिस्सा ही तोड़ना होगा। आजकल के फ्लैटों की तुलना में यह जगह कम नहीं है। निरुपम उसे रंगीन फूल चुनने देता है, तब भी मालव्य के असहाय चेहरे की ओर देखकर वो कहता है, इस मकान को तोड़ने की बात कर रही है शाश्वती। ये भी तो एक स्मृति मंदिर ही है। सुना है वो मालव्य के दादा परदादा का पुश्तैनी मकान है। शाश्वती ने गर्दन टेढ़ी कर कहा, परदादा का है या लकड़दादा का, कौन जानता है। शादी के बाद से तो मैं इसे इसी तरह देखती आ रही हूँ। पलस्तर टूटा, ईंटें उखड़ी, फर्श सीली। और मालव्य के चेहरे पर एक उदास हंसी फैल गई। वो बोले, मुझमें तो कभी इतनी क्षमता हुई ही नहीं कि टूटी दीवारों की मरम्मत ही करा सकूं। बस पुरखों का गुणगान ही करता जा रहा हूँ। शाश्वती कुछ विरक्त होकर बोली, क्षमता नहीं हुई तो इसमें सिर्फ क्षमता की बात नहीं, इच्छा का भी अभाव है। घर से तुम्हारा लगाव तो सिर्फ खाने सोने तक ही है। सारी कठिनाइयाँ तो मुझे ही झेलनी पड़ती हैं। इन सारी बातों के बीच ही शाश्वती कभी कभी पुराने दिनों की याद में खो जाती है। वो चाहती है कि ऐसा कोई दिन आए जबकि इस अभागे मकान को नींव से उखाड़ कर फेंक दिया जाता और फिर नए सिरे से एक नए चित्र की तरह बना दिया जाता। वो शायद आदमी के बूते की ही बात है कि वो आत्मविस्मृत हो उठता है। अपने पहले की स्थितियों को याद करते हुए वो आज की स्थिति को भूल जाती है। इसलिए वो उसी मानसिकता में कहती है, बहुत दिनों से इस उम्मीद में हूँ कि कभी तो मेरे भी दिन लौटेंगे। लेकिन मालव्य तो इसी कारण आत्मविस्मृत होकर नहीं कह सकते कि समझ लो तुम्हारे दिन फिरे हैं। नहीं, ऐसी बात भला कोई कह सकता है? इसीलिए जब शाश्वती मुग्ध भाव से कह रही थी, मेरा नक्शा देख रहे हो भैया, कोई पक्का इंजीनियर भी इसमें खोट नहीं निकाल सकता। इसे मैंने कोई आज ही नहीं बनाया, जीवन भर हर दिन तिल तिल कर इसे बनाती रही हूँ। ये सब 2 पुरुष शांत होकर सुन रहे हैं। शाश्वती अपने हाथों से तैयार नक्शे को एकदम निर्दोष मानकर निश्चिंत है। इसलिए अब वो उठते बैठते अपने इस इतने दिनों के आश्रय स्थल में यदि कोई दोष हो तो निकाला करती है। आश्चर्य है, इतने बड़े मकान को पीढ़ियों से एक रसोई घर बनाकर रख छोड़ा गया है, सिर्फ पीढ़ा बिछाकर खाना खाने के लिए। ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई कि खाना खाने के लिए एक घर अलग से ही बना लिया जाए और सहन में बेडरूम जितना बड़ा चहबच्चा। कोई तुक है इसका? दीवारों की चौड़ाई 30 इंच, भला इसका कोई मतलब है? इतना बड़ा सहन पार कर स्नान घर में जाओ, भला ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? अब इन सारी बेवकूफ़ियों की नए सिरे से जांच पड़ताल हो रही है। 3-3 पीढ़ियों का मकान, स्वभावतः एक दूसरे से जुड़े हैं सब। सहन पर 15 इंच की दीवार डालकर बंटवारा हो गया है। दरवाज़ा डालने की ज़रूरत नहीं समझी किसी ने। किसी दुर्घटना की खबर सुनकर पड़ोसी बाहरी दरवाजे से होकर यहाँ अंदर आते रहे हैं और मुलाकात कर गए हैं। लेकिन वे दिलासा किसको देते? शाश्वती तो तब पत्थर की प्रतिमा बनी बैठी थी। मालव्य ने सौजन्य दिखाते हुए उन लोगों के प्रश्नों का उत्तर उदास स्वर में दिया था। सवाल और सवाल जो कभी खत्म नहीं होते।
ऐसे ही किसी की मौत कितने सारे सवाल पैदा कर देती है। अस्वस्थता से लेकर मृत्यु तक की स्थितियों का एक एक खुलासा नाते रिश्तेदार सुनना चाहते थे, और ये सब मरने वाले के नज़दीकी आदमी के सिवा भला और कौन बनाएगा। अंत में क्या हुआ, इसका जवाब तो वही देगा जो उस वक्त मृतक के पास मौजूद रहा होगा। फिर इस तरह की अभूतपूर्व मौत तो सवालों का पहाड़ खड़ा कर देती है। मालव्य ने भरसक सबको उत्तर दिया है, क्योंकि सवाल करने वाले ज़्यादातर लोग तो सेन परिवार के ही थे। डर था तो अब एक ही, ये 3 परिवारों का सम्मिलित मकान है, और उसकी दीवार जब तोड़ी जाएगी तो न जाने फिर कितने सवाल उठ खड़े होंगे। सवालों का सामना उन्हें ही करना होगा। लेकिन हैरानी की बात है, उन लोगों को इसकी जरा भी चिंता नहीं। पता नहीं क्यों, हो सकता है इस घटना से वे पत्थर हो गए हों। क्षतिपूर्ति की रकम की बात तो छिपी नहीं रही है। हो सकता है शाश्वती ये सब समझती हो, फिर भी मन ही मन वो कहती है, बाद में तुम सब भी समझोगे। उस इमारत का बनना खत्म होते ही समझोगे तुम लोग कि किसके लिए इस टूटी जान और सारा जहां लेकर मैं कमर कसकर कारीगरों और मिस्त्रियों से काम करवा रही हूँ। उनके साथ दिन दिन भर बकझक करती रही हूँ। बीच बीच में थकी चुकी शाश्वती बैठ जाती है। आंखें बंद करो मन की आंखों से देखती है कि दिव्य स्मृति मंदिर के गीत घर में ब्रह्म संगीत का आयोजन चल रहा है। प्रकाश से चमचमाते कक्ष में धूप बत्ती की गंध फैल रही है। उसके पास ही दिव्य का कमरा है, जिसके द्वार पर पीतल के पटल पर लिखा है दिव्य स्मृति। राजहंस की तरह सफ़ेद जयपुरी संगमरमर पर काले अक्षरों में लिखा हुआ एक मुख्य फलक भवन के द्वार पर लगा होगा। इस भवन के बनने से पहले ही ये सब तैयार कर लिया जाएगा। दिव्य स्मृति, अपने स्वप्न में साधना मंदिर के लिए यही नाम चुना है शाश्वती ने। साधना की सार्थकता है साधे के प्रकाश में, और वो साधे के अतीत में ही अपने को व्यक्त कर रही है। दिन भर कारीगरों के साथ घूमती रहती है शाश्वती, जैसे पल भर के लिए आंखों से ओझल होते उसका सारा सपना धूल में मिल जाएगा। मकान जब तोड़ा जा रहा था तब शाश्वती ने निरुपम से कहा था, कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ हमें आश्रय देना होगा भैया, मैं तो अभी शरणार्थी हूँ। और ये कहकर वो पहले की तरह हंस पड़ी थी। और ऐसा तो कई बार हो ही जाता है। क्या हर समय ये याद रहता है कि हमारे लिए ये हंसने की घड़ी नहीं है, हंसना हमारे लिए शर्म की बात है। निरुपम ने खुश होकर कहा था, स्वागत है। अविवाहित भैया के घर में आकर ठहरने में जितनी असुविधाएं हैं उतनी ही सुविधाएं भी। निरुपम के संसार में जूता गांठने से लेकर चंडी पाठ करने तक का सारा काम करने वाला एक ही आदमी था, सत्यचरण। उसके ऊपर 2-2 आदमी का भी पूरा बोझ डालकर शाश्वती जब चाहे बाहर जा सकती थी। सुबह ही सुबह सबसे पहले थोड़ा बहुत जो भी मिले उसे गले से उतार रिक्शा पर बैठ वो अकेली ही कारीगरों से काम कराने के लिए जा सकती है। भाभी जैसी अगर कोई औरत होती तो क्या ये मुमकिन होता? तमाम असुविधाओं के बीच सत्यचरण जो भी खाना बनाता है वो चाहे और कुछ भी हो खाने के योग्य नहीं होता। पर इस समय इन सब से कुछ बनता बिगड़ता नहीं। अगर भैया 12 महीने यही सब खाकर जिंदा रह सकता है तो क्या मालव्य कुछ दिन नहीं रह सकते? शाश्वती के हाथ जैसा खाना भला और कितने लोग बना सकते हैं? भाई के घर शरणार्थी होकर आने से पहले ही वो नयन की माँ को उसके गांव भेज चुकी थी। नयन की माँ को उसके भविष्य के ढेर सारे सुनहरे सपने दिखा रहे हैं ताकि वो अपने गांव में ही न रह जाए। इस सड़े गले मकान में इतने वर्षों तक तुमने काम किया है नयन की माँ, लेकिन लौटोगी तो देखना रसोई घर में कितनी सारी सुविधाएं होंगी। शाश्वती ने अपने पराये लोगों के घरों की रसोई में जितनी सुविधाएं देखी हैं उन सबको वो अपने रसोई घर में सहजने के लिए चेष्टारत है। बीच बीच में निरुपम को भी हाथ बटाना पड़ता है। शाश्वती स्वभावतः गुस्सा दिखाती हुई कुछ जोर से कहती है, तुम्हारे जीजा जी से अगर कुछ हो सकता है कहते रहे बाथरूम की दीवारों पर शीशे की टाइलें डलवाएंगे। अब भला ये कहाँ मिलेगा? अच्छा तुम ही बताओ भैया, ये सब सुनकर जी नहीं जलेगा? ये भार तुम्ही को लेना होगा। तुम्हें याद है भैया, बचपन में छोटी बुआ के ससुर के मकान के बाथरूम में शीशे की टाइलें देखकर हम लोग कितने हैरान रह गए थे। उसके बाद कितनी चीज़ें देखी हमने, लेकिन वो तो जैसे मेरे मन में ही बैठ गई है। 2 तल्ले पर जो सोने का कमरा बनेगा उससे लगे बाथरूम में यही टाइलें लगानी होंगी। ये पुराने ढंग की लकड़ी के स्विच बोर्ड, भला नए मकान में आज ये सब कोई डलवाता भी है? आजकल तो सब कुछ पतला स्लिक शो। कहते कहते वो रुक जाती है, फिर गंभीर लेकिन भर्राए स्वर में कहती है, विदेश से लौटने के बाद इन सब चीज़ों के बारे में लड़के ने कितनी कितनी बातें की थी। उसने कहा था, अब देखना तुम लोगों के लिए कैसा मकान बनवाता हूँ। अचानक रो ही पड़ी वो। तो मैंने तो यही सोच रखा है कि मेरा बेटा ही ये मकान बनवा रहा है।
कुछ देर बाद अपने को संभाल लेने के बाद शाश्वती फिर टाइल का रंग समझाने लगी। हल्का नीला, आसमानी नीले से भी फीका, छोटी बुआ के घर की तरह गाढ़ा नीला नहीं। इस तरह निरूपम के ऊपर ढेर सारे कामों का बोझ आ पड़ता। दिव्य के कमरे में खाट के पास उसकी बड़ी सी जो तस्वीर लगाई जाएगी, उसके लिए देख सुनकर एक अच्छा सा फ्रेम भैया को ही लाना होगा। काफ़ी चौड़ा सा सफ़ेद फ्रेम और सफ़ेदी के बीच उकेरी गई नक्काशी। मंदिर स्थापना के दिन उस तस्वीर पर फूलों की बड़ी सी माला लड़ी की तरह झूलेगी। कमरे की हर दीवार पर, बुक शेल्फ पर, मेज पर, जंगले के ऊपरी हिस्से पर, हर जगह दिव्य की अलग अलग उम्र की तथा विभिन्न अवसरों की ली गई तस्वीरें होंगी। उसके लिए एक ही तरह के अनेक फ़ोटो फ्रेम चाहिए, और ये सब भैया के अलावा दूसरा कौन ला सकता है भला। चूना, सीमेंट, रेत और धूल मिट्टी के बीच घूमती शाश्वती को अचानक उस माला की सुगंध आ घेरती है। अगरबत्ती का धुआं उसे स्पर्श करता है। देखती है कि पूरे कक्ष में लोग चुप बैठे हुए हैं। गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा गीत गाया जा रहा है। तोमार असीमे प्राण मन लो, जतो दूर आमी जाए, कोथाओ दुख, कोथाओ मृत्यु, कोथाओ विच्छेद नाम। अर्थात तुम्हारे असीम में अपने मन प्राण के साथ जितनी दूर मैं जाता हूँ, कहीं भी दुख, कहीं भी मृत्यु, कहीं भी विच्छेद नहीं पाता हूँ। पड़ोस के मकान की एक लड़की ये गीत बहुत अच्छा गाती है, उसे ही बुलाना पड़ेगा। अपने सभी नाते रिश्तेदारों के मकान से भी सबको बुलाना होगा, जिन्होंने शोक और संताप की इस घड़ी में शाश्वती के दरवाजे पर रेत, सीमेंट, ईंट की गाड़ियाँ आते देखकर घृणा से मुंह बिचका लिया है और उससे कभी मिलने तक नहीं आए हैं। व्यंग भरी बातें की हैं और तीखी नज़रों से देखा है। ऐसा नहीं है कि शाश्वती को इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन तो भी वो जबड़ों को भींचकर अपने आंसुओं को पीती रही है, सिर्फ उसे शुभ घड़ी की प्रतीक्षा के लिए जब वो मनोरम दृश्य साकार होगा। उस दिन वो देख समझ पाएंगे कि शाश्वती ने इतने दिनों तक कौन सी साधना की है। आखिर वो शुभ दिन भी आ ही गया। अंत में लंबी तपस्या की सिद्धि का दिन भी आ पहुंचा। आश्चर्य, क्या संयोग है। भवन के तैयार होते ना होते दिव्य का जन्मदिन भी आ गया है। कार्तिक की पूर्णिमा, मंदिर स्थापना के लिए पंचांग के अनुसार भी एक शुभ दिन। ये संयोग शाश्वती के लिए अतिरिक्त लाभ है। ये समझा जा सकता है कि इस स्मृति मंदिर स्थापना का मतलब है बेटे के जन्मदिन का उत्सव। हाँ बेटे, एक टूटे फूटे मकान के एक अंधेरे बुसे कमरे में तुम्हारा जन्म हुआ था। कल एक नए कक्ष घर में तुम्हारा नया जन्म होगा। शाम के समय किसी भी दिन शाश्वती इस मकान में नहीं रही है। दिन भर कारीगरों से काम करवाती रही है और शाम को उनकी छुट्टी करके वो भी लौट जाती रही है अपने भाई के घर। एक रिक्शा वाला तो जैसे माहवारी पर उसे लाने ले जाने के लिए ही लगा हुआ था। मालव्य कुछ दिन पहले ही रिटायर हुए हैं, काफ़ी समय है उनके पास, पर वो किसी तरह भी काम कराने के लिए नहीं आना चाहते। कह देते हैं ये सब तुम ही अच्छी तरह समझ सकती हो, मुझे कुछ पता नहीं। आलसी लोगों के पास दिमाग होता ही नहीं कुछ जानने समझने के लिए। पर एक बार के लिए तो जाओगे, शाश्वती टोकती। मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाकर तुम्हारे काम में बाधा देने के सिवा मैं और कुछ कर पाऊँगा। लेकिन निरूपम जरूर जाता है। सामान वगैरह लेने के लिए निरूपम ही साथ जाता है। कमरों में मोज़ाइक डलवाने के दिन, स्नान घर में टाइलें फिटिंग करवाने के दिन या छत पर लेंटर डलवाने के दिन निरूपम हमेशा हाजिर रहता है। भवन का काम पूरी तरह समाप्त हुए बिना शाश्वती गृह प्रवेश के लिए तैयार नहीं हुई थी, इसलिए भाई के घर में लंबे समय तक रहना पड़ा है उसे। और मालव्य सेन अपने साले के छोटे से फ्लैट के 3 तल्ले वाले बरामदे में मानो खूंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। उत्सव से एक दिन पहले शाम को शाश्वती इस नए मकान में इसलिए चली आई ताकि फर्श के ऊपर अल्पना वगैरह आज ही बनाकर रख छोड़ दे। आने के समय वो बोली थी, तुम भी चलो ना आज शाम को, क्या मैं अकेली जाऊं? मालव्य ने अनमने ढंग से कहा, अकेली क्यों, तुम्हारा रिक्शा वाला तो बॉडीगार्ड ही है तुम्हारा, लेकिन शाम के समय क्यों जा रही हो? सोचती हूँ अभी ही अल्पना तैयार कराऊँ, सुबह हड़बड़ी में ठीक नहीं बन पाएगी और मोज़ाइक पर जल्दी सूखेगी भी नहीं। कोई ज़्यादा देर लगेगी? नहीं, देर किस बात की, मैं क्या इतनी आलसी हूँ, कहकर बॉडीगार्ड के साथ ही चली आई थी शाश्वती। लेकिन पीतल की कटोरी हाथ में लिए रिक्शा से नीचे उतरते ही स्तब्ध रह गई थी वो। उसे जैसे काट मार गया। सामने देखती रही, ये क्या, ये किसका मकान है? पर सचमुच का ये मकान है ना कोई अलौकिक दृश्य। नीलाकाश के नीचे दमकती चांदनी में वो दृश्य जैसे अचानक ही फूट पड़ा है। ये कैसा चमत्कार है।
कई पुराने काई लगे टूटे फूटे एक मंजिले मकानों के बीच सिर उठाए खड़ा ये 2 मंजिला भवन सचमुच ही बड़ा आश्चर्यजनक सा लग रहा है। निर्जन रास्ते पर अकेली खड़ी शाश्वती को जैसे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने दिनों में धीरे धीरे उसने एक ऐसा खूबसूरत तिलिस्म खुद ही खड़ा कर दिया है। इस भवन को श्रीमती शाश्वती सेन ने ही रूप प्रदान किया है? नहीं, हर रोज़ हर पल देखने के बाद भी शाश्वती ये नहीं समझ पाई थी कि उसके सपनों का भवन इतना सुंदर बन जाएगा। यह शाश्वती के जीवन भर के ध्यान, ज्ञान, स्वप्न का साकार रूप है। सामने के कक्ष की छत मंदिर के शिखर की तरह है। शायद इसी से ये अलौकिकता आ गई है। भगवान, ये सब तुम्हारी ही अशेष कृपा है। शाश्वती भला कब सोच पाई थी कि ये सब कभी संभव भी होगा? अंदर नहीं जाओगी मौसी? लगता है बॉडीगार्ड को मौसी की इस खोई हुई अवस्था का पता चल गया है। समझ लिया है कि खटते खटते इनका शरीर बेदम हो गया है। हाँ, जाती हूँ। शाश्वती जैसे अपने में वापस लौट आती है। ताला खोलकर वो अंदर आ गई। द्वार के पास की उसने बत्ती जलाई। आज सारी रात इस बत्ती को जलने देगी। बहुत सारा सामान है मकान में। इस मकान में भला वो कहाँ अल्पना बनाएगी? चारों तरफ तो अल्पना ही अल्पना है। सबसे सुंदर डिज़ाइन की मोज़ाइक पसंद करके उसने सारे मकान में डलवाया है। क्षतिपूर्ति की राशि से अगर ये सारा कुछ नहीं होता तो कोई बात नहीं। DK सेन जिस कंपनी में था वहाँ से भी जो कुछ मिलना है उसके उत्तराधिकारी भी तो सेन दंपति ही हैं। अल्पना समाप्त कर मंदिर कक्ष में आ बैठी थी शाश्वती, 2 तरफ की बत्ती जलाकर। नया बिस्तर, नए तकिए, उस पर सुंदर सा बेड कवर, सिरहाने के सहारे रखी हुई है वही दिव्य सेन की खूबसूरत सफ़ेद फ्रेम में मढ़ी हुई तस्वीर। विदेश से वापस आने के बाद ही उसने ये तस्वीर खिंचवाई थी। रौबदार चमकीला चेहरा, कसा और भरा पूरा कद्दावर शरीर। पलंग के पास सिर रखकर पागलों की तरह रो पड़ी थी शाश्वती। ये सब तू ऊपर से देख बेटे, तेरी पगली नासमझ माँ ने तेरे लिए क्या क्या किया है। बेटे, ये सब तेरा है। हम सब तो इस मंदिर के चाकर हैं बस। रिक्शे की घंटी सुनाई दे रही है, तेज और फिर उससे भी तेज। आंखें पोंछकर सभी दरवाज़ों पर ताला लगाकर शाश्वती नीचे उतर आती है। बाहरी दरवाजे पर ताला लगाने जा रही थी कि तभी रिश्तेदारी में जेठ का छोटा नाती किसी दरवाजे से बाहर निकल आया और बोला, 100 साल जियोगी दादी माँ, तुम्हारी एक चिट्ठी है। डाकिया यहीं डाल गया था और फिर अंधेरे में गायब हो गया। लिफाफे पर अंग्रेजी में टाइप किया हुआ पता लिखा है। घर लौटकर पढ़ेगी, ये सोचकर शाश्वती चिट्ठी को बैग में रखने जा रही थी। तभी उसे संदेह हुआ कि इन लोगों ने इसे खोलकर पढ़ तो नहीं लिया। पत्र को निकाल कर देख ही लिया। नहीं, भलमनसाहत है कि खोला नहीं। लेकिन पता टाइप करके शाश्वती को कौन चिट्ठी भेजेगा? मोहर कहाँ लगी है? कौन सा देश है? कौन सा शहर है? एक अनजाने भय से शाश्वती की छाती सिहर उठी। घर तक ले जाने का भी धैर्य उसमें नहीं रहा। दरवाजे के बल खड़ी होकर उसने लिफाफा फाड़ लिया। लेकिन शाश्वती क्या इस तरह खड़ी रह सकी? सख्त लोहे के दरवाजे का सहारा लेने के बाद भी? उसी दिन की तरह क्या वो रक्तहीन और भाव शून्य होकर बैठने गई? उस दिन 13 नवंबर 1978 के दिन जब आकाशवाणी से ये खबर प्रसारित हुई थी कि श्रीलंका जाने वाला विमान अचानक ध्वस्त होकर समुद्र में जा गिरा है। पर किस तरह खड़ी रह सकती थी शाश्वती नाम की वो महिला? अचानक ये देखकर कि समुद्र की अतल गहराई को दूर ढकेलकर एक अपरिचित व्यक्ति इस पवित्र स्मृति मंदिर में आकर एक हल्की सी चारपाई के सिरहाने रखे सफ़ेद फ्रेम में मढ़ी तस्वीर को हटाकर उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है। वो कब्जा करके ही दम लेगा, क्योंकि वो लंबा चौड़ा कद्दावर सा व्यक्ति जिसके कभी मजबूत 4 हाथ पैर थे, उनमें से 3 को खोकर किसी तरह बाएं हाथ से टेढ़े तिरछे अक्षरों में लिखकर बता रहा है कि बहुत दिनों की नाकामयाब कोशिशों के बाद ये पत्र किसी तरह पोस्ट कर पा रहा है। दूसरी बार इस चेष्टा की भी कोई संभावना नहीं है शायद, इसलिए पत्र पाते ही उसका यहाँ से उद्धार करके ले जाने का तुरंत इंतज़ाम करूँ। दरवाजे वाली बत्ती को आज सारी रात जलाकर रखना तय था। शाश्वती को इस बात की याद नहीं रही। उसने बत्ती बंद कर दी। इसके साथ ही नीला आकाश के नीचे उभरा वो सुंदर दृश्य भी समाप्त हो गया। शाश्वती के जीवन के केंद्र बिंदु में एक लंबे चौड़े और चौकोर फ्रेम में जो एक ठहरी हुई तस्वीर थी वो एकाएक मिट गई। इसी अंधेरे में चिट्ठी को धीरे से बैग में रखकर शाश्वती रिक्शे पर जा बैठी। अभी आप सुन रहे थे आशापूर्णा देवी जी की लिखी हुई एक कहानी, ठहरी हुई तस्वीर।